इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के पीछे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और वहां पर रिजीम चेंज करना बताया गया था। लेकिन अब कहानी तेजी से बदल रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ट्रंप की नाकाबंदी से चीन को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। खाड़ी में उसके व्यापार पर असर पड़ रहा है। तो क्या यह चीन को घेरने के लिए अमेरिका की एक रणनीति है? होर्मुज़ में नाकाबंदी करके ट्रंप ने चीन की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। चीन की आर्थिक चिंताएं कई गुना बढ़ा दी हैं और बीजिंग आग बबूला है। वो इस कदर नाराज है कि किसी भी दिन महासागर में दो महाशक्तियों की टक्कर की संभावना बनती जा रही है। इसके 2 दिन से लगातार संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और चीन में जुबानी जंग तेज हो गई और आज अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका चीन को ईरान से कभी तेल नहीं लेने देगा, जिसके बाद चीन की ओर से भी अमेरिका को करारा जवाब दिया गया है। कुल मिलाकर बात बहुत आगे बढ़ती जा रही है। होर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका वर्सेस चीन दिखाई दे रहा है और महासागर में दो महाशक्तियों के बीच महाविध्वंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले स्कॉट बेसेंट का बयान और उस पर चीन का रुख देख लें। स्कॉट बेसेंट ने होर्मुज़ में नाकाबंदी के 2 दिन बाद कहा कि चीनी अपना तेल नहीं ले पाएंगे। वो तेल तो ले सकते हैं लेकिन ईरानी तेल नहीं ले सकते। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि अमेरिकी नेवी होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी तेल ले जा रहे चीनी टैंकरों को रोक देगी। स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि चीन भरोसेमंद साझेदार नहीं है। वैसे स्कॉट बेसेंट जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे पहली बार में यह लग सकता है कि अमेरिका ने वहां पर चीन की नकेल का चीन ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहा। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिका की नाकाबंदी सोमवार से शुरू हुई थी और पहले 2 दिन में अमेरिका की नौसेना ईरान जाने वाले चीनी टैंकरों को नहीं रोक पाई थी। और अमेरिकी धमकियों पर चीन ने जवाब दिया है कि ईरान के साथ चीन के द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक रिश्ते हैं जो किसी के भी दबाव में नहीं है और परस्पर जारी रहेंगे। चीन के जहाज पहले की तरह ही होर्मुज़ से गुजरते रहेंगे। यह बयान चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से आया, जिसमें यह भी कहा गया है कि होर्मुज़ में नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है और इस कारण से क्षेत्रीय तनाव भड़क सकता है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिकी नाकेबंदी की आलोचना की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के अधिकार की रक्षा बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिका की नाकाबंदी एक तरह से जंगल राज जैसी है और दुनिया को जंगल के कानून की तरफ लौटने नहीं दिया जा सकता। जिनपिंग की ओर से जब ऐसा कड़ा जवाब आया तब आज ट्रंप ने कूटनीति का दूसरा गियर लगाया और एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन बहुत खुश है क्योंकि मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को स्थायी रूप से खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए और साथ ही दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। चीन ने ईरान को हथियार न भेजने पर सहमति जताई। जब मैं चीन जाऊंगा तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। हम मिलकर समझदारी से और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या यह लड़ाई से बेहतर नहीं है? लेकिन याद रखिए, जरूरत पड़ने पर हम लड़ने में बहुत माहिर हैं, बाकी सबसे कहीं बेहतर हैं। वैसे आपको बता दूं, ट्रंप के जो हर दिन बयान आ रहे हैं, कई वेस्टर्न मीडिया की पब्लिकेशंस कह रहे हैं कि क्या उनकी तबीयत ठीक है। जिस तरीके से वो कभी खुद को जीसस क्राइस्ट बता देते हैं, कभी वो पोप के खिलाफ बोल देते हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर एनीवे, ये मैं आपको बताना जरूरी था कि क्या क्या रिपोर्ट किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप ने यह सारी झूठी बातें बोली, क्योंकि चीन का अभी तक का रुख ईरान के पक्ष में। लाख नुकसान के बावजूद चीन ईरान के साथ खड़ा है। उसने अभी तक होर्मुज़ पर अमेरिका को खरी खोटी ही सुनाई है और ट्रंप के बारे में जग जाहिर है कि झूठे दावे करने में वो वर्ल्ड चैंपियन है। जानकार कह रहे हैं कि होर्मुज़ में अमेरिका की नाकाबंदी चीन पर टारगेट है। चीन की इकोनॉमी को डेंट करने के लिए ही यूएस के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए। एक डिस्ट्रॉयर पर 300 से ज्यादा नेवी के जवान तैनात हैं। होर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए कुल 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई है। होर्मुज़ में नाकाबंदी को सफल बनाने के लिए अमेरिका ने 16 से अधिक वॉरशिप भेजे हैं। इसके अलावा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां जहाजों की निगरानी में लगाए गए हैं। इसके अलावा 100 से अधिक फाइटर जेट भी होर्मुज़ के आसमान में 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं। सबका मकसद ईरान जाने वाले जहाजों की कड़ी जांच करना है। लेकिन अगर यह प्लान चीनी सेंट्रिक है तो यह अमेरिका को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जानकार यह भी कह रहे हैं कि चीन के कमर्शियल जहाजों के साथ उसके युद्धपोत भी होर्मुज़ के करीब हैं और वो अमेरिका के किसी भी ऑपरेशन का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। चीन ने इसी से जुड़ा एक वीडियो ट्रेलर भी दिखाया।
जिसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। होर्मुज पर अमेरिका चीन में बढ़ते टकराव के बीच चीन ने एक वॉर वीडियो जारी किया है, जिसे अमेरिका को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये वॉर ड्रिल पहले से तय नहीं थी, आधी रात को की गई। इसमें एयरक्राफ्ट, सबमरीन, मिसाइल की ताकत पर की गई। चीन की वॉर ड्रिल महासागर के युद्ध पर आधारित बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो चीन होर्मुज को लेकर अमेरिका से दो हाथ करने में भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और इसी स्ट्रेट से उसका लगभग 45 से 50% तेल आयात होता है वाया सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कुवैत। चीन की अर्थव्यवस्था तेल पर बहुत निर्भर है, जिससे उसकी ऊर्जा, उद्योग, परिवहन की जरूरतें पूरी होती हैं। बात जहां तक ईरान की है तो ईरान से चीन को 90% से ज्यादा तेल का निर्यात होता है। नाकाबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। वहां तेल महंगा, फैक्ट्रियां प्रभावित और बेहिसाब महंगाई बढ़ सकती है। चीन इसी कारण से होर्मुज की नाकाबंदी को लेकर बौखलाया हुआ है। चीन इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए हर हद को पार कर सकता है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मेरा आप सभी से एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, आप एक्स हैंडल TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और उस पर जवाब दें। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने चीन दौरे से पहले ईरान के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं चीन को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने चीन दौरे से पहले ईरान के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं चीन को? हां या ना, इसका जवाब दीजिए। देखिए, युद्ध को लेकर ट्रंप के सहयोगी देश अब सीधे विरोध में उतर आए हैं। यह अमेरिका की बादशाहत को खुली चुनौती है। यह ट्रंप को उनके ही सहयोगी देशों की खुली ललकार है। जिस पश्चिमी गठबंधन के ने दशकों तक एकजुट होकर दुनिया की दिशा तय की, आज वही दरकता हुआ नजर आ रहा है। और इस दरार की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी नीतियां, जिनके तेवर और जिनका युद्ध को लेकर पागलपन अब उनके ही सहयोगियों को नाराज कर रहा है। नेटो, जो कभी पश्चिमी ताकत का सबसे बड़ा पिलर था, अब वही ढहने की कगार पर। अब यूरोपीय देश मिलकर नेटो के खिलाफ नया यूरोपियन नेटो खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सिर्फ रणनीति नहीं, ये सीधी बगावत है। यूरोप अब हथियार भी मजबूत कर रहा है और इरादे भी। सीधे शब्दों में कहें तो यूरोप अब फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये बात ट्रंप को पता चली, वो काफी परेशान हो गए। ट्रंप ने फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी। ध्यान से देखिए क्या कहा उन्होंने, फिर यूरोपीय देशों के न्यू नेटो वाली पूरी पिक्चर दिखाएंगे। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने चीन दौरे से पहले चाइना को ईरान के बहाने अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं? लोगों के जवाब आने शुरू हो चुके हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम या एक्स, जो भी हैंडल पर आप कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। ब्रखर ने कहा यस सर, डायरेक्ट वॉर नहीं बल्कि ट्रंप का पावर प्ले है ये। वेल सेड। विजय कुमार कह रहे हैं यस यूएसए। फिर जी बिल्कुल युग परमार, जी बिल्कुल ट्रंप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। असीम मुनीर ईरान में, शाहबाज शरीफ सऊदी में। इस बार कौन सी खिचड़ी पक रही है निशान सर, ये उन्होंने कहा है। फिर आगे एक और बड़ी बात, दिनेश सिंह कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। आगे शुभम काले कह रहे हैं यस, अमेरिका हार चुका है युद्ध में, ये एजे मोबाइल पियानो कह रहे हैं। फिर एक और है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता सिवाय ताकत दिखाने के अलावा, ये इजाज खान साहब कह रहे हैं। शुभम काले कह रहे हैं यस। यानी लोगों का जो कमेंट है उनका यही है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। खैर, ट्रंप के बयान यूरोप के देशों की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं यूरोपीय देश बड़ा मंथन करने जा रहे हैं। इसके लिए पहली कोशिश 17 अप्रैल को होगी, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ 40 देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया जाएगा कि युद्ध के बाद अमेरिकी मदद के बिना होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए एक थर्ड ब्लॉक बनाया जाए। इस मिशन का नाम डिफेंसिव मल्टीलैटरल मिशन रखा गया है। कहा जा रहा है कि इसका सैन्य नेतृत्व फ्रांस और कूटनीतिक नेतृत्व अमेरिका करेगा। यूरोप का मानना है कि बिना अमेरिका और इजराइल के ईरान से होर्मुज पर डील करना आसान होगा। इसीलिए यूरोप के देशों ने
खुद को अमेरिका और इजराइल की आक्रामक नीति से अलग कर दिया। अब यूरोप अपने तरीके से होर्मुज को अपने जहाजों के लिए सुरक्षित करेगा। इसके लिए 3 मकसद और स्टेज तय किए गए। पहला, होर्मुज को लेकर आपसी सहमति बनाना, इसीलिए आपसी तालमेल और रसद जुटाने पर जोर होगा। दूसरा, समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना, इसके लिए यूरोप के देश माइन स्वीपिंग जहाज भेज सकते हैं। तीसरा, भविष्य में जहाजों को सुरक्षा देना, इसके लिए यूरोप के देश अपने फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर तैनात कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देश बैकअप प्लान पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि अगर भविष्य में अमेरिका नेटो से अलग हो जाता है या युद्ध के समय मदद करने से मना कर देता है तो यूरोप अपनी रक्षा खुद कर सके। खास बात यह है कि इसमें अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा को भी शामिल किया जा सकता है। इसे लेकर नेटो के बड़े पदों पर अब यूरोपीय अधिकारियों को बिठाने की कोशिश हो रही है। साथ ही अमेरिका पर निर्भरता के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। अमेरिका के नेटो से हटने पर फ्रांस और ब्रिटेन की न्यूक्लियर ताकत को यूरोप के लिए इस्तेमाल करने का विचार है। इसके अलावा यूरोपीय देश उन हथियारों का उत्पादन तेज करना चाहते हैं जहां वो अमेरिका से पीछे हैं। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर और स्पेस टेक्नोलॉजी है। यह भी चर्चा हो रही है कि अगर अमेरिकी अफसर हट जाते हैं तो लॉजिस्टिकल नेटवर्क और बाल्टिक देशों तक सेना पहुंचाने वाले कॉरिडोर को कौन संभालेगा। साथ ही रूसी मिसाइलों के खतरे से निपटने के लिए यूरोप के लिए खास एयर डिफेंस शील्ड बनाने पर विचार हो रहा है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जरा ध्यान से समझिए कि इस वक्त यूरोप में क्या मंथन चल रहा है। ट्रंप ने जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स की बेइज्जती की है, उसके बाद 3 सोच है। पहली सोच कि ट्रंप इनएडवर्टेंटली, यानी किसी भी तरीके से रूस की मदद कर रहे हैं और यूरोप अपने आप को रूस से अलग करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि वो ट्रंप के साथ इस मामले में जुड़े। नंबर 1। नंबर 2, यूरोप को समझ में आ गया है कि अमेरिका आज की तारीख में एक रिलायबल सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता है तो यूरोप को क्या सिक्योरिटी गारंटी देगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका खुद भाग रहा था, तो फिर वो यूरोप को क्या सिक्योरिटी गारंटी देगा। तीसरी बात, और यह सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजी में एक लाइन बड़ी मशहूर है, जितने भी मैनेजमेंट के लोग ये देख रहे हैं, फॉलो द मनी, फॉलो द मनी। जहां पैसा है उसको फॉलो करो। पैसा कहां पर है? मिडिल ईस्ट में। अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने बेसिस को नहीं बचा पाया, मिडिल ईस्ट के लोगों की बेइज्जती हो रही है। हमें पता है मोहम्मद बिन सलमान के लिए ट्रंप ने क्या कहा है। अगर मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में अमेरिका से मोह भंग हो रहा है तो फिर कौन जाएगा वहां पर? चाइना या यूरोप? यूरोप के लिए वो एक बहुत बड़ा मनी ट्रेल है। फॉलो द मनी। आगे बढ़ते हैं। वैसे कुछ दिनों पहले तक इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बड़े हंसते मुस्कुराते हुए ट्रंप से मिलती थी। यूरोप की वो इकलौती ऐसी लीडर थी जो ट्रंप के हमेशा फेवर में बात कर रही थी। लेकिन अब जिस तरह की भाषा में मेलोनी ने ट्रंप को जवाब दिया है वो हैरान करता है। इसका ट्रिगर पॉइंट पोप के ऊपर ट्रंप का कमेंट था। वहीं इटली में विपक्ष की नेता भी पूरी तरह से जॉर्जिया मेलोनी के साथ दिखाई दे रही हैं और यह अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है। ट्रंप की एटम बम वाली धमकी का देखिए किस तरह से दोनों ने जवाब दिया है। ट्रंप ने इटली को ईरान के एटम बम का डर दिखाते हुए कहा था कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो वो इटली को 2 मिनट में तबाह कर सकता है। इस पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दुनिया में 9 देशों के पास एटम बम है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका ने किया है। जबकि इटली में विपक्ष की नेता ने जो सदन के अंदर बात कही उसको सुनना चाहिए। एली शेलीन ने कहा कि जब बात इटली की इज्जत की होगी तो हम देश के साथ खड़े हैं। मिलोनी ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा कि ट्रंप अपने शब्दों पर ध्यान दें और जरा नीची आवाज में बात करें। तो वहीं विपक्ष की नेता शेलीन ने कहा कि ट्रंप की गंदी जुबान से इटली के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। यानी इटली ने सिर्फ ट्रंप को जवाब नहीं दिया है, बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी देश किसी भी ताकत के सामने खड़ा हो सकता है। आप भी ट्रंप को इटली के धमाकेदार जवाब वाली रील जरूर देखें। अब मैं सिर्फ एक शब्द बोलूंगा और आप समझ जाएंगे मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूं। चंदा। मुझे पता है आप बहुत स्मार्ट हैं। पाकिस्तान की बात हो रही है, वहीं चलते हैं जहां ईरान अमेरिका वार्ता की राउंड 2 की तैयारी है। लेकिन बातचीत शुरू हो इससे पहले वो विवाद सामने आ गया जिसमें पाकिस्तान की कंगाली के संकेत हैं। चंदा कम मिल रहा है।
सवाल हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में इतनी शक्ति है कि वो ऐसे शांति वार्ता अपने देश में करवा सके या उसके खर्च उठा सके। यह सवाल पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा उछाला जा रहा है। वहां के चैनलों में खबर है कि इस्लामाबाद मीटिंग में शामिल होने आए दल जिस होटल में ठहरे थे उसका बिल सरकार ने नहीं चुकाया है। खबर पढ़ते हुए मुझे बड़ी हंसी आ रही है। खैर, इस विषय पर मीडिया में बहस चल रही है कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान को इसमें अपनी कमी नहीं दिखती है, बल्कि वो गर्व महसूस कर रहा है, अपनी जेब और शर्मिंदगी छिपाने के लिए कमजोर दलील दे रहा है। लेकिन घूम फिर कर सवाल कई हैं। क्या कंगाली की वजह से पाकिस्तान बिल नहीं चुका पाया? क्या बढ़ते कर्ज के कारण पाकिस्तान ने बिल घोटाला किया? क्या आर्थिक बदहाली के चलते पाकिस्तान ने पैसे चुकाने से हाथ खड़े कर दिए? इन सवालों की वजह समझने के लिए पहले आप पूरी खबर को देखिए। सोशल मीडिया में चर्चा चली कि इस्लामाबाद के जिस होटल सरीना में ईरान के साथ शांति वार्ता हुई, जहां अमेरिका और ईरान के मेहमान ठहरे थे, उसके बिल का क्या हुआ। रिपोर्ट आई कि होटल का बिल पाकिस्तान सरकार ने नहीं चुकाया। चर्चा शुरू हुई तो सूत्रों से जवाब आने लगा कि होटल मालिक ने पूरे 5 दिन का किराया माफ कर दिया है, यानी मैनेजमेंट ने सरकार से कोई पैसा ही नहीं लिया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरीना पाकिस्तान के प्रबंधन का कहना है कि होटल के मालिक ने पाकिस्तान सरकार को शांति वार्ता के लिए आने वाले प्रतिनिधिमंडल के रहने और खाने पीने की सुविधा मुफ्त में देने की पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो फौजी हैं, कुछ लोअर रैंक के जो ऑफिसर हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो पूरा का पूरा अब वो ब्लैक है व्हाइट है, ये आप समझ सकते हैं, पूरा का पूरा होटल खरीद सकते हैं। दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टीज हैं। खैर, कुछ शाहबाज शरीफ छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं लंदन अपने घर पे। खैर, इस्लामाबाद का सरीना होटल एक लग्जरी 5 स्टार होटल है, जहां 400 से ज्यादा कमरे, कई बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। अक्सर हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग, सम्मेलन, विदेशी मेहमानों के लिए यह पहली पसंद रहता है। शांति वार्ता मुख्य रूप से 11 और 12 अप्रैल को हुई थी, जबकि होटल को 8 अप्रैल से ही कब्जे में ले लिया गया था सीक्रेट सर्विस, और जो 12 अप्रैल तक सरकार के नियंत्रण में रहा। कुल मिलाकर 5 दिन की सेवा मुफ्त रही। आपके मन में यह सवाल होगा कि जिस होटल का बिल नहीं चुकाने की खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं, उसका एक दिन का किराया कितना है। इस होटल में अलग अलग कैटेगरी के कमरे हैं, सूट्स हैं, उनके अलग कैटेगरी के चार्जेस हैं। सरीना होटल में डीलक्स या स्टैंडर्ड रूम का किराया प्रतिदिन 109 से 326 अमेरिकी डॉलर के बीच रहता है, जो भारतीय रुपए में 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में नॉर्मल है। एग्जीक्यूटिव या क्लब रूम में प्रतिदिन 180 से 350 डॉलर उपलब्ध है, यानी कि 17,000 से लेकर 33,000 भारतीय रुपए में इसकी वैल्यू करें। जूनियर एग्जीक्यूटिव स्वीट जो है उसके लिए करीब 300 से 800 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन खर्च करना पड़ता है। भारतीय रुपए में इसकी रेंज 28 से 75,000 है। सबसे लग्जरी प्रेसिडेंशियल स्वीट का जो एक दिन का किराया है वो 2,000 से 3,000 अमेरिकी डॉलर है, जो भारतीय रुपए में लगभग 1,86,000 से लेकर 2,80,000 तक है। 400 कमरे, स्वीट और बाकी सुविधाओं के हिसाब से देखें तो एक दिन का ही किराया कई करोड़ का बनता है। दावों के मुताबिक यहाँ तो 5 दिन मुफ्त सेवा चलती रही। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर के एक शो में भी यही दावा किया गया और यह बताया गया कि होटल मालिक ने 5 दिन का करोड़ों का बिल नहीं लिया। अब ऐसा किसी दबाव में किया गया या फिर मामला कुछ और है, ये भी एक चर्चा का विषय है। अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की ऐसी हालत भी नहीं है कि वो इतना पैसा चुका पाता। उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्ता का आयोजन करवा पाए। पाकिस्तान में महंगाई दर लगातार 7 से 9% के बीच बनी हुई है। जून 2025 तक पाकिस्तान पर कुल कर्ज पाकिस्तानी रुपयों में 80.6 ट्रिलियन था। पाकिस्तान को इस महीने यूएई को करीब 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना है। वैसे थोड़ी देर पहले का अपडेट यह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के कई अधिकारी भी हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया। कहा जा रहा है कि असीम मुनीर उच्च स्तरीय वार्ता के लिए तेहरान पहुंचे हैं, फिर से फौजी ड्रेस में। लेकिन अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसके कोड वर्ड्स हैं परिसीमन, महिला आरक्षण और लोकसभा में सीटों का नया अंक गणित। भले ही बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है, बिहार में नए सीएम ने शपथ ली है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कल से शुरू हो रहे संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र और इन कोड वर्ड्स की है। सरकार से विपक्ष तक बैठकों का दौर चल रहा है। शय और मात के लिए रणनीति पर माथापच्ची हो रही है। 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाला यह विशेष सत्र संसद से लेकर देश की राजनीतिक दिशा तक के लिए काफी अहम है। सरकार संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन के लिए बिल ला रही है, जिन्हें लेकर सरकार की अपनी दलील है और विपक्ष के अपने दावे।
इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर हमने फिक्र की गाइड तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप पूरी खबर और उसके राजनीतिक मायने समझ जाएंगे। पहला सवाल, संसद के विशेष सत्र में सरकार कितने विधेयक पेश करेगी? जवाब 3 नवंबर। जवाब 3 नंबर 1 संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, नंबर 2 परिसीमन विधेयक 2026 और नंबर 3 केंद्र शासित प्रदेश विधेयक। दूसरा सवाल, यह बिल सरकार क्यों ला रही है? जवाब, लोकसभा में 33% महिला आरक्षण का रास्ता साफ होगा। नए बदलाव में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है। एक बिल में परिसीमन आयोग बनाए जाने का भी प्रपोजल है। तीसरा सवाल, परिसीमन आयोग से जुड़े बिल में क्या है? देखिए, परिसीमन विधेयक का उद्देश्य देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन करना है। चौथा सवाल, परिसीमन आयोग किसकी अध्यक्षता में काम करेगा? उत्तर, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज होंगे। इनके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त भी सदस्य होंगे। पांचवा सवाल, परिसीमन का आधार क्या होगा? जवाब, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की तैयारी है। अब तक 1971 की जनगणना के आधार तक की गई सीटों से काम चल रहा था। छठा सवाल, 2011 की जनगणना को आधार क्यों बनाया जा रहा है? जवाब, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू हो सके। अगर मौजूदा नियम के हिसाब से 2027 की जनगणना को आधार बनाया गया तो महिला आरक्षण लागू करने के लिए 2034 तक इंतजार करना पड़ेगा। सातवां सवाल, बिल अगर पास हुआ तो लोकसभा का गणित कितना बदल जाएगा? जवाब यह है कि इन तीनों बिलों के पास होने पर लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर 850 हो सकती हैं। इनमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। आठवां सवाल, सरकार की क्या दलील है और विपक्ष का क्या स्टैंड है? देखिए, सरकार कह रही है कि ये आधी आबादी को उनका हक देने का ऐतिहासिक मौका है, जबकि विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन परिसीमन के नाम पर पावर शिफ्ट मंजूर नहीं है। नौवां सवाल, दक्षिण भारत से विरोध की आवाज क्यों आ रही है? उसका डर क्या है? जवाब, उन राज्यों को लगता है कि नई सीटों में उत्तर भारत मजबूत होगा, जबकि दक्षिण का राजनीतिक वजन कम होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक की दलील है कि जनसंख्या नियंत्रण किया है, अब नुकसान भी हमें ही हो रहा है। 10वां सवाल, राज्यों के डर पर सरकार का तर्क क्या है? सरकार का तर्क है कि किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। 11वां सवाल, संविधान संशोधन की राह में सरकार के लिए मुश्किलें क्या? जवाब, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। सरकार के पास संसद के दोनों सदन में इतनी संख्या नहीं। लोकसभा में एनडीए के पास करीब 292 से 293 सांसद हैं। अगर पूरा सदन मौजूद रहा तो बिल पास करवाने के लिए 362 वोट जरूरी होंगे, यानी सरकार को करीब 70 अतिरिक्त वोट चाहिए। राज्यसभा में करीब 141 सीटें एनडीए के पास हैं, जो बिल पास कराने के लिए जरूरी 164 के आंकड़े से दूर है, यानी सरकार को विपक्ष का समर्थन चाहिए और विपक्ष को समय पर ऐतराज है। अभी बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है। चुनावी राज्य तमिलनाडु के सीएम स्टालिन तो यही कह रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार संसद में जो परिसीमन संशोधन विधेयक लाने जा रही है वो तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्यों के खिलाफ ऐतिहासिक अन्याय है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने साफ कहा है कि हम महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से परिसीमन हो रहा है वो मंजूर नहीं है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुपातिक मॉडल दक्षिण भारत की जनता और सरकारों को स्वीकार नहीं होगा, इससे विरोध पड़ेगा। सरकार परिसीमन के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाए। सरकार 50% सीट अनुपातित आधार पर बढ़ाए और शेष सीट जीएसडीपी समेत दूसरे मानदंडों के आधार पर बढ़ाए। आज हम लोग ये बात साफ कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, कांग्रेस पार्टी तहे दिल से महिला आरक्षण को हम मदद दे देंगे। महिला आरक्षण अमल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है। केरला में आज तारीख 20 लोकसभा है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, तो ये दोनों के बीच में
7 सीट फर्क है। आगे 50% प्रोरेटा का हिसाब से अगर बढ़ा दिए 30 सीट केरला में हो जाएंगे, 120 उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। जनगणना लेकर डिलिमिटेशन करना हम नहीं मानेंगे, प्रोरेटा भी हम नहीं मानेंगे। आप 272 सीट्स जो बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें 50% 136 सीट्स को प्रोरेटा में बांट दो, तब थोड़ा बहुत कंसेंसस बिल्ड होने का चांसेस है। டீலிமிட்டேஷன் பேரில் தனது லிமிட்டை தாண்டி பாஜக அரசு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களை வஞ்சிக்குது. வட மாநிலங்களுக்கு Tamil Nadu Chief Minister as usual he wants to do politics over nothing and everything. People of Tamil Nadu, especially the mothers and sisters of Tamil Nadu, they're very clear they want the 33% reservation to be implemented as fast as possible. It will be grossly unfair to the southern states and to few other states which have implemented family planning effectively. So you can't penalize states for keeping their population in check, and you can't reward states whose population has exploded. The basic principle is that those who went with the Government of India policy for population control is going to be punished or not. विपक्ष ने भी आज इस मुद्दे पर बैठक की। इसमें तय किया गया कि वो इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। बैठक में टीएमसी भी शामिल हुई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के रुख से राहुल गांधी असहज दिखे। टीएमसी की दलील से ज्यादातर दलों की राय अलग दिखी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में टीएमसी प्रतिनिधि सागरिका घोष ने कहा कि चूंकि बंगाल में चुनाव चल रहा है, इसलिए सभी सांसदों का संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए आ पाना संभव नहीं है। हमारे 5 या 7 सांसद आ पाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने टिप्पणी की कि अगर सभी विपक्षी दलों के सांसद नहीं आएंगे तो एक तरह से यह बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात होगी। इस पर डीएम के नेता टीआर बालू ने राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा कि चुनाव तो हमारे प्रदेश में भी है, लेकिन हम सब आ रहे हैं। तभी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सभी दलों को अपने सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य करनी चाहिए। यह मामला चुनाव से बड़ा है। अगर बीजेपी सरकार इसी तरह लोकतंत्र को कुचलेगी तो चुनाव ही बेमानी हो जाएगा। इस बीच ऑनलाइन जुड़े उद्धव ठाकरे और 1-2 अन्य नेताओं ने कहा कि मैं ममता दीदी से बात करूंगा ताकि सभी सांसद दिल्ली आए। जिसके बाद सभी ने उम्मीद जताई है कि टीएमसी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। हालांकि ये संसद सत्र में पता चल पाएगा कि टीएमसी पूरी तरह विपक्ष के साथ है या वो खुद को किनारा कर रही है। खैर, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए आप जरा। महिला आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान। महिला आरक्षण को पूरा समर्थन। राहुल गांधी ने कहा है सरकार का महिला आरक्षण से लेना देना नहीं है, परिसीमन के जरिए सत्ता कब्जाना लक्ष्य है। ओबीसी दलित के हिस्से चोरी नहीं होने देंगे। सीधे चलिए, मेरे साथ कुमार विक्रांत मौजूद है। कुमार विक्रांत, पूरी जानकारी दीजिए। इसमें कई सारी चीजें जिनमें क्लैरिटी चाहिए। देखिए निशांत, 3 बातें बड़ी अहम है। एक तो कांग्रेस की ओर से और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि 2023 में जब ये बिल पास हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस की ओर से कहा गया, विपक्ष की ओर से कहा गया कि आप 2024 में इसको लागू कर दीजिए। तो सरकार ने जो उसमें प्रावधान लगाए कि बाद में लागू करेंगे, अब उन्हीं प्रावधानों को सरकार वापस क्यों ले रही है, 2024 में लागू क्यों नहीं किया। और दूसरी बात है कि ओबीसी के भीतर मतलब कोटा विद इन कोटा, यानी कि महिला आरक्षण जो है वो पिछड़ी महिलाओं को भी दिया जाए। और जातिगत जनगणना की बात सरकार कर चुकी है, ठीक है, और सरकार की ओर से जो अधिकारी है वो कह चुके हैं 2027 तक जातिगत जनगणना हो जाएगी। तो ऐसे में जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो उसके आधार पर क्यों नहीं 2029। ठीक है विक्रांत, पॉइंट टेकन। थोड़ा समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगभग 6 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से महिला आरक्षण के साथ खड़ी है। उनकी आपत्ति 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को लेकर है। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना और ओबीसी की गणना के आधार पर यह निर्णय लिया जाए, जबकि सरकार का पक्ष है कि इसे पूरे देश में समान रूप से लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा सीटों में कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी, इसमें साफ लिखा है
कि महिला आरक्षण को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। 2023 में मैंने भाषण दिया, पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया, अनेक भाषण दिए, जिसमें मैंने कहा कि महिला आरक्षण देश के लिए जरूरी है और जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। जाने क्यों कांग्रेस हमेशा इस अच्छे काम में अड़ंगे लगाती है। मुंह से बोल रही कि हम समर्थन में, लेकिन परिसीमन का विरोध है। अरे भाई, परिसीमन नहीं होगा तो अधिनियम कैसे लागू होगा, सीटें कैसे बनेगी? इसलिए ये परिसीमन तो इसकी जरूरत है ही, लेकिन कांग्रेस के हथकंडों को जनता जानती है और कांग्रेस कीमत चुकाएगी। आपने सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया, संरक्षण के लिए काम नहीं किया, सुरक्षा को लेकर के कोई काम नहीं किया, और आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। और फिर तब जब कॉन्स्टिट्यूंसी अभी तक बनी नहीं है। कहने के लिए तो ये कहते हैं ना, डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी जी इज अ लेडी. She knows the history of women's reservation. We couldn't make it at all. And is she suggesting that women have to wait? Despite controlling the population growth, despite less people in terms of proportionate, in terms of ratio, they still gain because the numbers have risen proportionately. So no state is losing. इस सब के बीच में कल यानी 16 अप्रैल को कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल पेश करेंगे। लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी भी बोलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में 16 और 17 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग होगी। इन बदलावों के बाद सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि राज्यों में विधानसभा सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। परिसीमन से जो सीटें बढ़ेंगी वो 1 जनवरी 2029 से लागू होंगी, यानी फिलहाल जिन राज्यों में अगले कुछ वर्षों में चुनाव होने हैं वहां ये लागू नहीं होंगी। फिक्र की लेंस से देखें तो केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 तक लागू करने के मिशन पर है, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा परिसीमन और सीटों का नया गणित है। सरकार के लिए ये नारी शक्ति का बड़ा दांव, तो विपक्ष के लिए परिसीमन फेडरल बैलेंस की लड़ाई है। सवाल वही है कि क्या सहमति बनेगी या टकराव ही हेडलाइन बनेगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि सत्ता के संतुलन और लोकतंत्र के डिजाइन का है। ये बिल अगर पास हुए तो न केवल संसद का नक्शा बदलेगा बल्कि सियासत का चेहरा भी अलग होगा। लेकिन अब एक हैरान करने वाली खबर आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं जिन्हें लेकर इस वक्त जबरदस्त बवाल है। पहली खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां एक आईटी कंपनी में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपों से लोग काफी नाराज हैं। जहां एक कंपनी में बैठकर धर्मांतरण टीम पिछले करीब 4 वर्षों से कई लड़कियों का शोषण कर रही थी, धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। और इस गैंग की लीडर वो महिला थी जिसे कंपनी ने एचआर के पद पर बिठाया था। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है, जहां 108 लड़कियों के यौन शोषण का डराने वाला मामला सामने आया है। 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं, जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि इस मामले में 108 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप है। मुख्य आरोपी का नाम अयान है। उसके मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो भी जब्त किए गए हैं। 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। अयान को अदालत ने 21 अप्रैल 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अयान के साथ अब तक 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन आपको नासिक लेकर चलते हैं, जहां एक आईटी कंपनी में धर्मांतरण के खेल के नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन अब भी गैंग की वो लेडी कैप्टन पकड़ से दूर है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नाम है निदा खान, जो टीसीएस के नासिक दफ्तर में एचआर एग्जीक्यूटिव थी। पुलिस के अनुसार निदा खान ही नेटवर्क की लेडी कैप्टन है। आरोप है निदा खान ने दफ्तर में काम करने वाली कई लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। इसके लिए निदा ने पहले कंपनी में महिला कर्मचारियों से दोस्ती की, और जब दोस्ती सहज हो गई तो लड़कियों को नमाज, कलमा और हिजाब की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस को शक है कि निदा खान एक संगठित महिला विंग तैयार करने में लगी थी,
लेकिन आईटी कंपनी का धर्मांतरण रैकेट एक्सपोज होने के बाद से निदा फरार है। दावा है कि निदा ने जनवरी में ही कंपनी छोड़ दी, अभी वो अंडरग्राउंड हो सकती है, इसीलिए पुलिस के नेटवर्क से बाहर है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि निदा कंपनी की इंटरनल कमिटी का हिस्सा थी। उसके बाद यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें भी आई थी, लेकिन उसने शिकायतों को आगे बढ़ाया नहीं। अब जांच एजेंसियों का मानना है कि निदा खान की गिरफ्तारी इस पूरे केस में कई अहम परतों को उजागर कर सकती है। इस केस में जांच एजेंसियों को जिस बात का शक है, अब उन दावों पर भी मोहर लगती दिख रही है। आईटी कंपनी में धर्म परिवर्तन का नेटवर्क का मलेशिया कनेक्शन सामने आया। एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क मलेशिया से ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार व्हाट्सएप चैट्स की जांच में इमरान नाम के एक शख्स का जिक्र है, जिसका संबंध मलेशिया से बताया जा रहा है। आरोप है इमरान नाम का यह शख्स लड़कियों को जॉब के नाम पर फंसाता था, अच्छी सैलरी का लालच देकर लड़कियों को विदेश में भेजता था। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि जब से यह मामला सामने आया है, तब से अब तक पुलिस का एक्शन क्या है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार अब तक कम से कम 12 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई है। यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण का दबाव जैसे आरोप हैं। कंपनी के हिंदू युवक को दोपहर के समय नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाने का भी दावा है। मामला गंभीर है, तो महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आईटी कंपनी टीसीएस ने भी पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, लेकिन अब विदेशी फंडिंग वाले एंगल की भी जांच हो रही है। मुख्य अभियुक्त के बैंक के खातों की भी जांच शुरू हो चुकी है। इस धर्मांतरण रैकेट से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। कई संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जांच में सामने आया कि आरोपी सिर्फ ऑफिस के समय ही नहीं, बल्कि छुट्टी के बाद भी कंपनी परिसर में रुककर संदिग्ध गतिविधियां करते थे। आपको कंपनी की एचआर और लेडी कैप्टन निदा खान की धर्मांतरण जो टीम है उससे मिलवाते हैं। इसमें पहला नाम था शबीर शेख, दूसरा शफी शेख, एक और आरोपी रजा मेमन। साथ ही लिस्ट में आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी और तौसीफ अत्तार के नाम है, जबकि निदा खान अभी फरार है। खबर है कि जांच एजेंसियों के रेडार पर एक लग्जरी रिसोर्ट भी है, जहां पीड़ितों को ले जाया गया और बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण भी किया गया। अब जांच टीम के रेडार पर कई सवाल हैं। क्या इस धर्मांतरण नेटवर्क को कहीं बाहर से फंडिंग मिल रही थी? क्या आरोपियों को आदेश मलेशिया या देश के बाहर से मिल रहे थे? एक और सवाल, क्या टीसीएस की धर्मांतरण टीम का कनेक्शन किसी प्रतिबंधित संगठन से भी है? क्या धर्म परिवर्तन रैकेट का कनेक्शन किसी देश विरोधी तत्व से है? और क्या एक संगठित मॉड्यूल के रूप में काम किया जा रहा था? जांच जो है वो तेज हो चुकी है। A total 9 cases of attempt to religious conversion, sexual harassment at workplace, religious harassment at workplace have been registered in Nashik City Police. The accused are in important position in the company as team leaders and other positions, and they have misused their authority or position, and they have both sexually and religiously harassed their co-workers and their juniors.